मॉर्निंग स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने 611 यूनिट 2 का चैप्टर 2 एलिमेंट्री पार्टिकल्स स्टार्ट किया था and we had seen what are leptons and hadrons. We'll start with 13.2 leptons. The table lists 6 known leptons and their antiparticles. अब हमारे leptons, we have 6 leptons and their antiparticles. Lepton number 1 is electron, then we have its antiparticle positron, then another one is electron neutrino and its antiparticle, फिर है म्यूऑन और म्यूऑन का एंटीपार्टिकल, फिर म्यूऑन न्यूट्रिनो और उसका एंटीपार्टिकल, फिर टाउऑन और उसका एंटीपार्टिकल एंड टाउ न्यूट्रिनो एंड इट्स एंटीपार्टिकल. ये सारे लेप्टॉन्स हैं. इन सारे लेप्टॉन्स का स्पिन हाफ होता है. मीन लाइफ ऑफ म्यूऑन एंड टाउऑन is 2.2 into 10 raised to minus 6 and 2.9 into 10 raised to minus 23 respectively. बाकी सब स्टेबल है. The antiparticle of a particle has the same mass, spin and lifetime if unstable. कोई भी पार्टिकल का एंटीपार्टिकल, फॉर एग्जाम्पल इफ देर इज इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का एंटीपार्टिकल क्या होता है? पॉजिट्रॉन. तो एंटीपार्टिकल का मास, स्पिन और लाइफ टाइम तीनों पार्टिकल के सिमिलर होता है. मतलब कि इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन दोनों का मास, स्पिन और लाइफ टाइम सेम होगा. बट इट्स चार्ज इफ एनी हैज एन ऑपोजिट साइन. अगर उनके पास चार्ज है तो वो ऑपोजिट होगा. अगर इलेक्ट्रॉन इज E minus तो positron will be E plus. The alignment or anti-alignment between its spin and magnetic moment is also opposite to that of the particle. अब spin और magnetic moment वो एक दूसरे से पैरेलल होगी या एक दूसरे से एंटी पैरेलल होगी, वो भी डिफर करेंगी पार्टिकल में और एंटी पार्टिकल में. फॉर एग्जांपल आपने लास्ट यूनिट में देखा था, इसी यूनिट में कि न्यूट्रिनो और एंटी न्यूट्रिनो में फ़र्क था. एंटी न्यूट्रिनो में क्या था? स्पिन एंड मोमेंटम एक ही डायरेक्शन में था. एंड न्यूट्रिनो में क्या होता था? न्यूट्रिनो में स्पिन और मोमेंटम दोनों एक दूसरे से उल्टा था. तो न्यूट्रिनो का एंटी पार्टिकल, तो इसमें भी फर्क है, न्यूट्रिनो एंड एंटी न्यूट्रिनो. नाउ न्यूट्रिनो स्पिन एंटी क्लॉकवाइज एंड एंटी न्यूट्रिनो स्पिन क्लॉकवाइज. तो स्पिन में भी फर्क आएगा कि न्यूट्रिनो एंटी क्लॉकवाइज स्पिन करेगा और एंटी न्यूट्रिनो क्लॉकवाइज स्पिन करेगा. नाउ muons. Muon and its associated neutrino was discovered first in the decays of charged pions. Charged pions के decay होते वक्त muons को फर्स्ट टाइम डिस्कवर किया गया था. चार्ज पायोन डिके. पायोन्स क्या होते हैं? पाई प्लस, पाई माइनस और पाई ज़ीरो. ये पायोन्स है, पाई प्लस, पाई माइनस एंड पाई ज़ीरो. चार्ज पायोन डीके मतलब चार्ज पायोन मतलब पाई प्लस और पाई माइनस, ये चार्ज्ड है. और न्यूट्रल पायोन डीके, न्यूट्रल पायोन मतलब पाई ज़ीरो जिसमें चार्ज ना हो. तो चार्ज पायोन डीके करके म्यू प्लस एंड म्यूऑन न्यूट्रिनो then
pi minus gives you mu minus plus muon antineutrino. Likewise, neutral pion will decay into 2 gamma rays. Then muon decay. अब हमें म्यू मिल गया, म्यूऑन पार्टिकल्स. अब म्यूऑन कैसे डिके करेंगे? तो म्यू प्लस will decay into a positron, electron neutrino and muon antineutrino, or mu minus will decay into E minus electron, then mu neutrino, muon neutrino and electron antineutrino. There is no neutral muon. न्यूट्रल म्यून जैसा कुछ होता ही नहीं है. जैसे न्यूट्रल इलेक्ट्रॉन कुछ नहीं होता, इलेक्ट्रॉन इज आइदर माइनस और प्लस, वैसे ही न्यूट्रल म्यून नहीं होता. टाउन was discovered in 1975 and its associated neutrino. टाउन का associated neutrino मतलब टाउन न्यूट्रिनो. टाउन न्यूट्रिनो की एग्जिस्टेंस जो है वो 2000 तक कंफर्म नहीं हुई थी. All tauons are charged and they decay into electrons, muons और pions along with appropriate neutrinos. टाउन सारे चार्ज होते हैं और टाउन डिके करके क्या बनता है? इलेक्ट्रॉन्स, म्यूऑन्स या फिर पायॉन्स, और साथ में अप्रोप्रिएट जो भी न्यूट्रिनोस हो वो. LQ3, 5 and 6 आप होमवर्क में लीजिए. Hadrons. Hadrons are subjected to strong interaction. ये हमने लास्ट लेक्चर में देखा था कि स्ट्रॉन्ग इंटरैक्शंस hadrons. mesons are bosons. अब mesons जो है ना वो bosons होते हैं. bosons मतलब क्या कि bosons are the particles which have integral spin. आपको पता है 0 NH cut, 2 NH cut, 3 NH cut, इस तरह की अगर स्पिन हो, इंटीग्रल स्पिन, तो उसे बोसॉन्स कहते हैं. और फर्मी एंड ओके, mesons are bosons. They consist of quark and antiquark. 140 of them are known. mesons किसके बने होते हैं? एक क्वार्क और एक एंटीक्वार्क. baryons are fermions. fermions क्या होता है? fermions are the particles which have half integral spin, माने h cut by 2, 3h cut by 2, 5h cut by 2, इस तरह की. baryons are fermions, consists of 3 quarks. 3 क्वार्क मिलके एक बेरियन बनाता है. एंड till date 120 baryons are known. 120. so again एक क्वार्क और एक एंटी क्वार्क मिलके मेसॉन बनाते हैं और 3 क्वार्क्स मिलके बेरियन बनाते हैं. मेसॉन्स हम अभी 3 टाइप के लेने वाले हैं, पायोन, काओन एंड ईटा. पायोन 3 टाइप के हैं, पाई प्लस, पाई न्यूट्रल पायोन और पाई माइनस. पाई प्लस का एंटी पार्टिकल है पाई माइनस, पाई जीरो का एंटी पार्टिकल पाई जीरो एंड पाई माइनस का एंटी पार्टिकल पाई प्लस. चार्ज पायोन्स का मास है 140 MeV/c² एंड स्पिन एंड स्ट्रेंजनेस नंबर दोनों 0 है. काउंट K प्लस उसकी स्ट्रेंजनेस नंबर है 1 एंड स्पिन है 0. इसी तरह से आपको सारे मेसॉन्स दिए हैं. एंड लाइकवाइज बेरियॉन्स, ये सारे बेरियॉन्स हैं, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, लैम्बडा, सिग्मा, साई, ओमेगा, और सब का सिंबल, उसका एंटी पार्टिकल, मास, मीन लाइफ, स्पिन
और स्ट्रेंजनेस नंबर दिया है। स्ट्रेंजनेस नंबर क्या है वो भी बताऊंगी मैं आपको। इस टेबल में देखो तो पायन इज द लाइटेस्ट मेसॉन। सी, पायन इज द लाइटेस्ट मेसॉन and lightest baryon would be this one. Lightest baryon is proton. Proton is the only hadron stable in free space. एक अकेला प्रोटॉन ही ऐसा hadron है which is stable in free space. The neutron, although stable inside the nucleus, beta decays in free space into proton, electron and antineutrino. न्यूट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के अंदर तो स्टेबल है, लेकिन अगर आप फ्री स्पेस में न्यूट्रॉन को ऐसे ही छोड़ दो तो वो बीटा डीके करके प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन और एंटी न्यूट्रिनो बना देता है। ये हमने इसी चैप्टर में स्टडी किया है। ऑल बेरियंस अदर देन न्यूक्लियॉन्स डीके विथ मीन लाइफ्स less than 10 raised to minus 9 second in varieties of ways, but the end result is always a proton or neutron. ये न्यूक्लियॉन्स मतलब क्या? प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। इसके सिवाय जितने भी बेरियंस हैं, लैम्डा हो, सिग्मा हो, साई हो या ओमेगा हो, ये सारे के सारे बेरियंस डीके करने के बाद या तो प्रोटॉन बनाएंगे या तो न्यूट्रॉन बनाएंगे, कंपलसरी है। एग्जाम्पल लेते हैं डीके ऑफ ओमेगा माइनस। ओमेगा माइनस will decay into sigma plus pi minus. Sigma will further decay into lambda 0 plus pi 0, which will further decay into proton plus pi minus. So the final result of decay of omega minus is proton to electrons for neutrinos and to photons. मतलब एट दी एंड तो प्रोटॉन बना ही, तो आपके जो भी बेरियंस हो वो सारे डीके करके एट दी एंड या तो प्रोटॉन या तो न्यूट्रॉन्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। एंड रिजल्ट इज ऑलवेज प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ये दोनों होमवर्क में लीजिए। 13.4 Elementary particle quantum numbers. 13.4.1 Baryon and lepton numbers. Baryon number B. B is equal to 1 is assigned to all baryons. B is equal to -1 is assigned to all antibaryons. यहाँ पे -1 लिखना, -1. Lepton numbers. Lepton numbers are Le, Lmu, Ltau. Le 1 होगा इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो के लिए, -1 होगा पॉजिट्रॉन और इलेक्ट्रॉन एंटी न्यूट्रिनो के लिए, और बाकी सब के लिए 0 होगा। एलम्यू 1 होगा म्यूऑन, म्यू माइनस और म्यूऑन न्यूट्रिनो के लिए, -1 होगा म्यू प्लस और म्यूऑन एंटी न्यूट्रिनो के लिए, बाकी सब के लिए 0 होगा। एल टाउ 1 होगा टाउ माइनस एंड म्यू टाउ ऑन न्यूट्रिनो के लिए, और -1 होगा टाउ प्लस एंड
टाउ एंटी न्यूट्रिनो। टाउ एंटी न्यूट्रिनो को आप ऐसे लिखिएगा, यहाँ पे प्लस नहीं है, ये ऐसे लिखिएगा। इन एवरी प्रोसेस द टोटल वैल्यू ऑफ बी, एल mu एंड टाउ सेपरेटली रिमेन कांस्टेंट। सारे प्रोसेसेस में जो भी आपके प्रोसेसेस हो रहे हो, डीकेज हो, कुछ भी हो, आपके बी, बेरियन नंबर, एल म्यू और एल टाउ कांस्टेंट रहने चाहिए। एग्जाम्पल देखिए, N0 decays into P plus E minus plus mu E minus। तो अब देखो LHS और RHS दोनों पे ध्यान देना, ये LHS और ये RHS। बेरियन नंबर सेम है कि नहीं देखते हैं। LHS में देखो, ये न्यूट्रॉन कैसा है, न्यूट्रॉन इज एन हेड्रॉन, और you can say it's a baryon। See, it's a baryon, right? Neutron is a baryon। तो न्यूट्रॉन अगर बेरियन है तो हम उसको B इज इक्वल टू 1 बोलेंगे। न्यूट्रॉन N0 इज अ बेरियन, तो उसको हम B इज इक्वल टू 1 देंगे। और RHS पे आ जाते हैं, प्रोटॉन इज ऑल्सो बेरियन, तो उसको भी हम बेरियन नंबर 1 देंगे। इलेक्ट्रॉन इज नॉट अ बेरियन, तो उसे बेरियन नंबर 0 मिलेगा। म्यू ई माइनस इज ऑल्सो नॉट अ बेरियन, तो उसे नंबर 0 मिलेगा। तो LHS में भी +1, RHS में भी +1, तो बेरियन नंबर कांस्टेंट रह रहा है। अब LE देखते हैं। LHS पे देखो, क्या न्यूट्रॉन लेप्टॉन है? नहीं, वो बेरियन है, तो Le 0। लाइकवाइज प्रोटॉन भी बेरियन है, लेप्टॉन तो है ही नहीं, तो LHS में 0 हो जाएगा। RHS में ये 0 हो जाएगा। फिर इलेक्ट्रॉन के लिए Le क्या होता है? +1। इलेक्ट्रॉन के लिए Le है +1, और म्यू ई माइनस के लिए Le क्या है? -1। तो म्यू ई के लिए Le क्या है? -1। तो LHS में 0 और RHS में 0 + 1 - 1 दैट इज इक्वल टू 0, तो Le भी कंजर्व हो रहा है। एल म्यू देखो, N0 और P+ तो इलेक्ट्रॉन्स है ही नहीं, तो उस एल म्यू तो हम 0 ही डालेंगे। अब इलेक्ट्रॉन और ये दोनों जो है वो लेप्टॉन्स हैं, लेकिन अब देखो तो एल म्यू इन दोनों के लिए 0 है। सो LHS में भी 0 और RHS में भी 0। उसी तरह से आप एल टाउ भी चेक करिए। सिमिलरली डू इट फॉर पायोन डीके। ये एक और है, अब करके देखना। ये पायोन डीके और ये म्यूऑन डीके, इन दोनों का आप चेक करना कि बेरियन नंबर और तीनों लेप्टॉन नंबर Le, एल म्यू, एल टाउ कांस्टेंट है कि नहीं। ये आपका होमवर्क है। Strangeness number S. Strangeness number S is conserved in all processes mediated by strong and electromagnetic interaction. जो सारे प्रोसेसेस में स्ट्रॉन्ग एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरैक्शन हो रहा है, उन सब में स्ट्रेंजनेस नंबर S कंजर्व रहेगा। एग्जाम्पल, प्रोटॉन प्रोटॉन कोलिशन। प्रोटॉन प्रोटॉन कोलिशन का आपको ये एग्जाम्पल दिया है, that P plus plus P plus gives you lambda 0 plus K0 plus P plus plus pi plus। अब
इन सब के स्ट्रेंजनेस नंबर देखो। प्रोटॉन का ये लास्ट कॉलम जो है ना, ये पूरी स्ट्रेंजनेस नंबर की है। काओन का स्ट्रेंजनेस नंबर है +1, प्रोटॉन का स्ट्रेंजनेस नंबर है 0, लैम्बडा का स्ट्रेंजनेस नंबर है -1। ये सारे स्ट्रेंजनेस नंबर आप इस इक्वेशन में डालो। प्रोटॉन की जगह पे 0, लैम्बडा की जगह पे -1, काओन की जगह पे +1, प्रोटॉन का स्ट्रेंजनेस नंबर 0 है एंड पाई प्लस का स्ट्रेंजनेस नंबर भी हमने देखा 0 है। तो देखो LHS में 0 + 0 = 0, RHS में -1 + 1 = 0। तो स्ट्रेंजनेस नंबर भी कंजर्व हो रहा है। On the other hand, S can change in an event mediated by weak interaction. मैंने आपको बोला कि स्ट्रॉन्ग और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन हो रहा है, तब स्ट्रेंजनेस नंबर आपका कांस्टेंट रहना चाहिए, बिल्कुल चेंज नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर वीक इंटरेक्शन है तो S चेंज हो सकता है। Even the weak interaction does not allow S to change by प्लस और -1 डीके। वीक इंटरेक्शन में एस चेंज हो सकता है, लेकिन कितना, प्लस और -1 जितना, ज़्यादा चेंज नहीं हो सकता। फॉर एग्जांपल ये डीके कंसिडर करो, सिग्मा, न्यूट्रॉन और पायोन। सिग्मा का स्ट्रेंजनेस नंबर है -2, सॉरी सिग्मा नहीं बट साई हमने साई कंसिडर किया था। साई का स्ट्रेंजनेस नंबर है -2, तो साई का स्ट्रेंजनेस नंबर है -2। न्यूट्रॉन का स्ट्रेंजनेस नंबर आपने देखा 0, लाइकवाइज पायोन का स्ट्रेंजनेस नंबर आपने देखा 0। तो स्ट्रेंजनेस नंबर देखो, इस तरफ -2 है और इस तरफ 0 है। इज इट अलाउड? पहले तो अगर कोई कहेगा आपको कि ये वीक इंटरेक्शन है, देन यू विल बी लाइक हाँ स्ट्रेंजनेस तो चेंज हो सकती है दोनों वीक इंटरेक्शन में, बट नो, ये अलाउड नहीं है, क्योंकि स्ट्रेंजनेस भी चेंज हो सकती है लेकिन बाय प्लस और -1, और यहाँ चेंज कितना आ रहा है, -2 का। तो ये डायरेक्टली पॉसिबल नहीं है। 13.5 quarks. Each baryon is made up of 3 quarks. The baryon number of quarks should be 1/3. अब मैंने आपको बताया था कि एक बेरियन 3 क्वार्क्स का बना हुआ होता है और हर एक क्वार्क का बेरियन नंबर क्या होगा, 1/3। उसी तरह से एंटी बेरियन दे आर मेड ऑफ 3 एंटी क्वार्क्स, सो द बेरियन नंबर ऑफ एंटी क्वार्क शुड बी -1/3। तो क्वार्क का बेरियन नंबर 1/3, एंटी क्वार्क का बेरियन नंबर -1/3। मेसॉन्स का बेरियन नंबर 0 होता है। कंसिस्ट ऑफ अ क्वार्क 1/3 एंड जिसका बी है 1/3 एंड एन एंटी क्वार्क जिसका बी है आपका -1/3। तो मेसॉन का बी कितना होगा, 0। क्वार्क्स have a spin of half. Quark has half spin. अब क्वार्क के टाइप्स हैं, एक अप क्वार्क, डाउन क्वार्क, स्ट्रेंज क्वार्क, चार्म्ड क्वार्क, टॉप क्वार्क एंड बॉटम क्वार्क। और सिंबल भी है ये, अप क्वार्क, डाउन क्वार्क, स्ट्रेंज, चार्म्ड, टॉप एंड बॉटम बी। इन सब के आपको चार्जेस एंड स्ट्रेंजनेस S दिए हुए हैं अलॉन्ग विद द मास। तो
only the strange quark has s is equal to -1 and all other types have s equal to 0. सिर्फ ये स्ट्रेंज क्वार्क है ना, उसकी स्ट्रेंजनेस -1 है, बाकी सब की स्ट्रेंजनेस 0 है. No other particle except quarks in nature have fractional charges. अब ये क्वार्क के चार्जेस देखो कैसे हैं. 2/3 e प्लस एन माइनस 2/3 e या फिर प्लस एन माइनस 1/3 e. ऐसे आपके क्वार्क के चार्जेस हैं. नेचर में क्वार्क के अलावा इस तरह से इलेक्ट्रॉन के फ्रैक्शन में e/3 या 2e/3 इस तरह के कोई चार्जेस नहीं है राइट नाउ, क्वार्क्स के अलावा. नो अदर पार्टिकल्स. Composition of some hadrons according to क्वार्क मॉडल. अब मैंने आपको बताया कि जो आपके मेसॉन्स हैं वो एक क्वार्क और एक एंटी क्वार्क से बने हैं, और आपका जो बेरियन है वो 3 क्वार्क से बना है. जैसे ये पाई मेसॉन ले लिया, उसका क्वार्क कंटेंट है U, मतलब अप क्वार्क, और डाउन क्वार्क U d बार. एक्चुअली ये U अप है और ये जो d बार है ना वो इस डाउन क्वार्क का एंटी पार्टिकल है. डाउन क्वार्क का एंटी पार्टिकल, अप क्वार्क का एंटी पार्टिकल U बार, डाउन क्वार्क का एंटी पार्टिकल d बार, इस तरह से. सो पाई प्लस का में क्या है, एक मैंने मेसॉन इज मेड अप ऑफ क्वार्क एंड एन एंटी क्वार्क. तो क्वार्क कौन सा है, U, और एंटी क्वार्क कौन सा है, डाउन का एंटी क्वार्क. अब बेरियन नंबर कैसे पता चलेगा, तो U का बेरियन नंबर 1/3, d बार का बेरियन नंबर है -1/3, तो बेरियन नंबर 0. चार्ज U का चार्ज +2/3. फिर D का चार्ज क्या है, D का चार्ज है -1/3, तो फिर d बार का चार्ज क्या होगा, +1/3 होगा ना, क्योंकि एंटी पार्टिकल का चार्ज पार्टिकल से ऑपोजिट होता है, ऑपोजिट साइन वाला होता है. तो 2/3 + 1/3 चार्ज इज +1. स्पिन कैसी होगी, U की स्पिन +12, और D की स्पिन क्या होती है, ऐसे ही होती है, तो फिर d बार की स्पिन इस तरह से होगी. तो एक ऐसी और एक ऐसी, तो 0. स्ट्रेंजनेस, U का स्ट्रेंजनेस 0 है, D और d बार का स्ट्रेंजनेस भी 0 है, तो स्ट्रेंजनेस ओवरऑल 0 होगी. K प्लस मेसॉन किससे बना है, मेसॉन मैंने बोला था एक पार्टिकल और एक एंटी पार्टिकल, तो एक क्वार्क और एक एंटी क्वार्क. तो क्वार्क इज योर U एंड एंटी क्वार्क इज द एंटी क्वार्क ऑफ स्ट्रेंज पार्टिकल S, उसका एंटी पार्टिकल S बार. इस स्ट्रेंज का चार्ज कितना है, -1/3, तो फिर S बार का चार्ज कितना होगा, +1/3. U का चार्ज तो आपने देखा ही है, +2/3 + 1/3 आपका चार्ज +1. उसी तरह से आप बेरियन, स्पिन और स्ट्रेंजनेस कैलकुलेट कर सकते हैं. ये एक एग्जांपल मैं आपको हैड्रॉन का देती हूँ.
सॉरी बैरियन का देती हूँ। बेरियन मैंने कहा था, बेरियन इज मेड अप ऑफ 3 क्वार्क्स, 3 क्वार्क्स से बने हैं। तो P प्लस कौन से 3 क्वार्क से बना है? U U का बेरियन नंबर देखो 1/3 है, D का बेरियन नंबर भी 1/3 है, तो तीनों ऐड होके +1 बनेगा। U का चार्ज देखो 2/3 है, तो 2/3 + 2/3, और D का चार्ज क्या है? -1/3, तो तीनों को ऐड करो +1 मिल जाएगा। U D, तो U और U दोनों की स्पिन इस तरह से है और D की स्पिन नीचे की तरफ है, तो ½ + ½ और ये -½ इज इक्वल टू ½ तो प्रोटॉन की स्पिन है टोटल ½ और स्ट्रेंजनेस नंबर U का 0 और D का भी 0, तो 0 + 0 + 0 इज 0। उसी तरह से आप लैम्डा 0 और ओमेगा माइनस का भी फाइंड आउट कर सकते हैं। कलर 13.5.1 color. A serious problem with the idea that baryons are composed of quarks was that the presence of 2 or 3 quarks of the same kind in a particular particle, for example 2 U quarks in a proton, 3 S quarks in omega minus, violates the exclusion principle. Quarks ought to be subject to this principle since they are fermions with spin ½ अब आपको पता है that fermions क्या होते हैं? जिन पार्टिकल्स का स्पिन हाफ होता है, हाफ इंटीग्रल स्पिन होता है, वो fermions होते हैं। एंड fermions ओबे पॉलीज एक्सक्लूशन प्रिंसिपल, दैट यू नो। और पॉलीज एक्सक्लूशन प्रिंसिपल क्या कहता है? वो कहता है that दो सिमिलर कंटेंट वाले पार्टिकल्स एक साथ नहीं रह सकते, एक पार्टिकल के अंदर नहीं रह सकते। तो देखो ये जैसे ओमेगा माइनस है, S S S तीनों सिमिलर प्रोटॉन है, ये तो U D, तो ये U और U सिमिलर, तो वो दो ये सब एक साथ कैसे है? ओमेगा में 3 S S एक साथ कैसे है? क्योंकि ये ओमेगा माइनस तो एक बेरियन है और बेरियन तो फर्मियंस होते हैं, और फर्मियंस को पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल फॉलो करना होता है, पर ये तो SSS ये तो है पर पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल फॉलो हुआ नहीं। तो ये तो प्रॉब्लम हो गई। To get around this problem, it was suggested that quarks and anti-quarks have an additional property of some kind that can be manifested in total of 6 ways. तो इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालने के लिए ये सजेस्ट किया गया कि क्वार्क्स और एंटी क्वार्क्स की एक एडिशनल दूसरी प्रॉपर्टी होनी चाहिए। उस प्रॉपर्टी का नाम है कलर, एंड ये कलर एंड इट्स 3 पॉसिबिलिटीज़, कलर की 6 पॉसिबिलिटीज़ हैं, 3 पॉसिबिलिटीज़ हैं, रेड, ग्रीन एंड ब्लू। और एंटी क्वार्क कलर्स क्या है? एंटी रेड, एंटी ग्रीन एंड एंटी ब्लू। तो 6 डिफरेंट वेज हो गए। कलर की पॉसिबिलिटीज़ क्या है? रेड, ग्रीन, ब्लू, एंटी रेड, एंटी ग्रीन एंड एंटी ब्लू। According to the color hypothesis, all 3 quarks in baryon have different colors, which satisfies the exclusion principle, since all are then in different states, even if 2 or 3 are otherwise identical. अब कलर के आने से क्या हुआ कि जैसे S S S है, तीनों आपको लगेगा कि तीनों आइडेंटिकल है,
और पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल वायलेट हो रहा है, लेकिन नहीं, तीनों एस के पास अलग अलग कलर होगा, तीनों एस का कलर अलग अलग होगा, तो आपका पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल भी कंजर्व हो जाएगा, वायलेट होने से बच जाएगा। पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या कहता है कि सेम पार्टिकल्स एक साथ नहीं रह सकते, लेकिन ये एस और एस तीनों बिल्कुल सेम तो है नहीं, क्योंकि तीनों का कलर अलग है। हेड्रॉन्स एंड एंटीहेड्रॉन्स आर कलरलेस। हेड्रॉन्स और एंटीहेड्रॉन्स कलरलेस होते हैं। फ्लेवर, not only do quarks come in 3 colors but have additional varieties or flavors of quark had to be included in the scheme to supplement the original UDNS trio. The first of the new one was charm quark. तीन कलर्स के साथ जो आपके यूडी और तीन कलर्स रेड, ग्रीन एंड ब्लू, उसके साथ साथ कुछ एडिशनल वेराइटी जैसे कि फ्लेवर्स ऑफ क्वार्क भी इंट्रोड्यूस किए गए। फर्स्ट फ्लेवर था चार्म क्वार्क सी। All properties of ordinary matter can be understood on the basis of only two leptons, electron and its associated neutrino, and the two quarks up and down, which constitute the first generation. हमारे आसपास जो ऑर्डिनरी मैटर होता है उसकी प्रॉपर्टीज हम इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रिनो, आप क्वार्क एंड डॉन क्वार्क, सिर्फ इतने ही क्वार्क्स और लेप्टॉन से समझ सकते हैं। दो लेप्टॉन्स मतलब ई और म्यू ई, और दो क्वार्क्स अप एंड डाउन, इससे हम समझ सकते हैं सारी प्रॉपर्टीज ऑर्डिनरी मैटर की, और इनको हम ये कॉल्ड द फर्स्ट जनरेशन, इनको हम फर्स्ट जनरेशन कहेंगे। द सेकेंड जनरेशन इज ऑफ टू leptons, that is muon neutrino, and two quarks, charm and strange. अब ये सेकेंड जनरेशन के जो दो लेप्टॉन और दो क्वार्क हैं, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मोस्ट ऑफ द अनस्टेबल पार्टिकल एंड रेजोनेंस क्रिएटेड इन हाई एनर्जी collisions, all of which decay into members of first generation. सेकेंड जनरेशन के ये जो पार्टिकल हैं, दो लेप्टॉन्स म्यूऑन और म्यूऑन न्यूट्रिनो, और दो क्वार्क्स चार्म एंड स्ट्रेंज, what do? They are responsible for most of unstable particles. अनस्टेबल पार्टिकल्स के पीछे इनका हाथ है, और हाई एनर्जी कोलिजन में जो रेजोनेंस क्रिएट होता है ना, उनके पीछे भी सेकेंड जनरेशन पार्टिकल्स का हाथ है। और ये सेकेंड जनरेशन वाले सारे पार्टिकल डीके करके फर्स्ट जनरेशन बना देते हैं। इन द थर्ड जनरेशन द लेप्टॉन्स आर टाउ मेसॉन एंड इट्स एसोसिएटेड म्यू टाउ, एंड द टू क्वार्क्स आर टॉप एंड बॉटम। तो थर्ड जनरेशन में दो लेप्टॉन्स है, टाउ एंड म्यू टाउ, और आपके दो क्वार्क जो है वो है टॉप एंड बॉटम। नो क्वार्क हैज़ एवर बीन कन्फाइंड, आज तक कोई क्वार्क कन्फाइन नहीं हो पाया है। नाउ वील स्टार्ट विथ यूनिट 3 of CEPH 611. Weizsäcker in 1935 recognized the experimental evidence which suggested that in some ways a nucleus resembles a drop of liquid. Weizsäcker ने 1935 में एक एक्सपेरिमेंट की थी जिससे उससे एविडेंस मिला कि न्यूक्लियस एक लिक्विड के ड्रॉप को रिजेंबल करता है। लिक्विड या फिर किसी भी पानी या फिर किसी भी लिक्विड की बूंद ड्रॉप को रिजेंबल, उसके जैसा लगता है न्यूक्लियस। सेगरे चार्ट इज प्लॉट ऑफ न्यूट्रॉन नंबर n वर्सेस प्रोटॉन नंबर z। तो देखो
वाई एक्सिस पे न्यूट्रॉन नंबर n और एक्स एक्सिस पे प्रोटॉन नंबर z। उसके बीच का जो चार्ट है ना, उसे हम सेग्रे चार्ट कहेंगे। दिस इज द सेग्रे चार्ट। सेग्रे चार्ट इज ऑफन रेफर्ड टू एज स्टेबिलिटी कर्व। सेग्रे चार्ट को हम स्टेबिलिटी कर्व भी कहते हैं। द आइसोटोप्स लाइंग अबव एंड बिलो दिस कर्व आर रेडियो एक्टिव। इस कर्व के, सेग्रे चार्ट के अबव या बिलो जो भी आइसोटोप्स लाई करते हैं वो रेडियो एक्टिव होते हैं। The decay is in such a way that they reach stable product lying on the curve। तो मैंने क्या कहा, ये आपका सेग्रे कर्व है। जो आइसोटोप्स इसके ऊपर या फिर नीचे लाई करते हैं वो रेडियो एक्टिव होते हैं। रेडियो एक्टिव मतलब क्या, कुछ रेडिएशन एमिट करेंगे, कुछ पार्टिकल्स एमिट करेंगे, अल्फा बीटा गामा वॉटेवर, और पार्टिकल्स एमिट करके क्या करेंगे, वो ट्राई करेंगे कि वो इस कर्व पे आ जाए। They decay in such a way that they finally reach a stable product lying on the curve। वो कर्व पे आ जाए, इस तरह से वो डीके करेंगे। नाउ ये आपका सेग्रे n/z स्टेबिलिटी कर्व है। ये जो आपको नंबर 1 दिख रहा है ना, दैट इज अल्फा डीके। अल्फा डीके में क्या होता है, n डिक्रीजेस बाय 2 यूनिट। तो देखो n कम हुआ, z डिक्रीजेस बाय 2 यूनिट। तो देखो z यहाँ था, घट गया, तो आपका पार्टिकल कहाँ आ गया, पहले यहाँ था, अब इस प्लॉट पे आ गया यहाँ पे। बीटा प्लस टीके टू रीच स्टेबिलिटी कर्व। स्टेबिलिटी कर्व रीच करने के लिए बीटा प्लस टीके। पॉइंट नंबर 2 ये वाला बीटा प्लस डीके है। बीटा प्लस डीके में क्या होता है, n इंक्रीजेस, तो ये n है, n बढ़ा, n z डिक्रीजेस बाय 1 यूनिट, z डिक्रीज, z घटा, देखो तो पार्टिकल यहाँ था, बीटा प्लस डी के होने के बाद यहाँ पहुँच गया इस पॉइंट पे। बीटा माइनस डी के टू रीच स्टेबिलिटी कर्व। स्टेबिलिटी कर्व रीच करने के लिए बीटा माइनस डी के, ये वाला, इसमें क्या होता है, n डिक्रीजेस बाय 1 यूनिट, मतलब देखो n घटा, एंड z इंक्रीजेस बाय 1 यूनिट, z इंक्रीजेस बाय 1 यूनिट। तो फिर देखो ये पार्टिकल यहाँ पे था, अब फाइनली कहाँ पहुँचा, यहाँ पे अपने स्टेबिलिटी कर्व पे। 5.2 बाइंडिंग एनर्जीज ऑफ न्यूक्लियाई, प्लॉट ऑफ B by A versus A। Now when nuclear masses are measured, it is found that they are less than the sum of masses of the neutrons and protons of which they are composed। जब न्यूक्लियस के मास को मेजर किया गया, देन इट वाज फाउंड कि देखो न्यूक्लियस जो है वो कुछ प्रोटॉन्स और कुछ न्यूट्रॉन्स का बना होता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल हमारे पास 10 न्यूट्रॉन है एंड 8 प्रोटॉन है, ठीक है। तो अपने हमें क्या लगता है, आपको क्या होना चाहिए न्यूक्लियस का मास? न्यूक्लियस में देखो क्या है, 10 न्यूट्रॉन है और 8 प्रोटॉन है, तो न्यूक्लियस का मास कैसा होना चाहिए, 10 इंटू मास ऑफ न्यूट्रॉन्स प्लस 8 इंटू मास ऑफ प्रोटॉन, इतना होना चाहिए मास। बट जब मासेस को मेजर किया गया तब पता चला कि उसके अंदर जो भी न्यूक्लियॉन्स है, जैसे 10 न्यूट्रॉन 8 प्रोटॉन, उससे कम होता है मास। फिर से न्यूक्लियस फॉर एग्जांपल 10 न्यूट्रॉन और 8 प्रोटॉन का बना है, तो आप क्या एक्सपेक्ट करते हो, जब आप न्यूक्लियस के मास को मेजर करो
then it should be what? 10 into mass of nucleus plus 8 into mass of proton. आप ये एक्सपेक्ट करते हो, बट ऐसा नहीं होता, उसका मास इससे कम होता है. 10 इंटू मास ऑफ न्यूक्लियस प्लस 8 इंटू मास ऑफ प्रोटॉन, मतलब कि सम ऑफ मासेस ऑफ न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन से कम होता है न्यूक्लियर मास. फॉर अ न्यूक्लियर और ये फॉर अ nucleus of mass m containing z protons and n neutrons, binding energy is defined as binding energy is equal to zmp plus nmn minus m into c square. mp is mass of free proton, mn is mass of free neutron, z is the number of protons, n is the number of neutrons, and c is the speed of light. You know that. Binding energy is the energy required to break the nucleus into free neutrons and protons. Binding energy क्या है? किसी भी न्यूक्लियस को फ्री न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स में ब्रेक करने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए, वो है बाइंडिंग एनर्जी. ऑन एन एवरेज बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इज फाउंड टू बी अप्रॉक्सीमेटली 8 MeV. बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, बाइंडिंग एनर्जी मतलब B, पर न्यूक्लियन मतलब A. B by A is approximately 8 MeV. Where what is A? A is your मास नंबर, और ये आपको पता है A इज इक्वल टू Z प्लस N. मास नंबर इज इक्वल टू प्रोटॉन नंबर प्लस न्यूट्रॉन नंबर. 1 AMU 1 atomic mass unit is equal to 931.5 MeV. आपको B by A मतलब बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन वर्सेस मास नंबर A, B by A वर्सेस A का प्लॉट आपको दिया है. ये देखो, ये a number of interesting conclusions can be drawn from B by A versus A plot. Number 1, approximately B by A is constant, that is B by A appears to be approximately independent of overall size of the nucleus, that is B by A does not depend on A. तो अप्रॉक्सीमेटली ऐसा काफ़ी सारा रीजन है जिसमें आपको लगेगा कि B by A इज़ अप्रॉक्सीमेटली कांस्टेंट. बिल्कुल कांस्टेंट नहीं है, अप्रॉक्सीमेटली कांस्टेंट, which means that B by A is not dependent on A. Point number 2, B by A falls off at very small values of A. A की बहुत स्मॉल वैल्यूज़ पे देखिए, A की स्मॉल वैल्यूज़ पे B by A कम है. देखो A यहाँ पे ज़्यादा है, स्मॉल वैल्यूज़ पे कम है, और लार्ज वैल्यूज़ पे फिर से कम होता दिख रहा है. तो B by A falls off at small values of A. This is because very light nuclei have larger fraction of nucleons residing on the surface rather than inside. अब लाइटर न्यूक्लियाई का क्या होता है? B by A इसके लिए इनके लिए कम क्यों है? मास नंबर A अगर कम है तो B by A कम क्यों है, वो देखते हैं. मास नंबर कम है इसका मतलब क्या? लाइटर न्यूक्लियाई. अब लाइटर न्यूक्लियाई में क्या होता है? हैवी नहीं, लाइट न्यूक्लियाई, कम वजन. तो लाइटर न्यूक्लियाई में क्या होता है? दैट ज़्यादा न्यूक्लियॉन्स सरफेस पे होते हैं, अंदर नहीं. जैसे ये है, अगर इसको आप एक लिक्विड ड्रॉप मानो, और उसके अंदर न्यूक्लियाई है, तो ये अंदर ये जो सारे हैं ये सारे लिक्विड ड्रॉप के अंदर है, और ये जो सारे हैं अभी मैं ड्रॉ कर रही हूँ
ये सारे सरफेस के ऊपर हैं। तो लाइटर न्यूक्लियाई में सरफेस पे न्यूक्लियस ज़्यादा होते हैं और जो न्यूक्लियस सरफेस पे होते हैं ना, उन न्यूक्लियॉन्स की, जो न्यूक्लियॉन्स सरफेस पे होते हैं उन न्यूक्लियॉन्स की बाइंडिंग एनर्जी कम होती है। बाइंडिंग एनर्जी मतलब क्या? बाइंडिंग एनर्जी मतलब कितना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है। बट जो न्यूक्लियॉन्स अंदर की तरफ है वो स्ट्रांगली बाउंडेड है, क्योंकि वो हर तरफ से दूसरे न्यूक्लियॉन्स के साथ घिरे हुए हैं। लेकिन आपके जो सरफेस न्यूक्लियॉन्स हैं वो हर तरफ से दूसरे न्यूक्लियॉन से नहीं घिरे हुए, तो जो सरफेस पे जो न्यूक्लियॉन्स हैं उनकी बाइंडिंग एनर्जी कम है। तो लाइटर न्यूक्लियाई में, अगर लाइटर न्यूक्लियाई में सरफेस पे पार्टिकल ज़्यादा है, इसका मतलब ये कि ज़्यादा पार्टिकल्स उसके स्ट्रांगली बाउंडेड नहीं है। स्ट्रांगली बाउंडेड नहीं है मतलब बाइंडिंग एनर्जी कम है। See, this reduces B by A value as surface nucleons are not so strongly bonded. B by A falls off at large values of A. अब आप large values of A देखो, इसमें भी B by A कम होता दिख रहा है। वो क्यों होता है? This is clearly a Coulomb effect. Between every pair of proton there is a Coulomb repulsion which increases it as z square. तो जैसे आपका A बढ़ा, जैसे जैसे आपका A बढ़ता है तो क्या होता है? A इज इक्वल टू जेड प्लस एन है। तो अगर मास नंबर बढ़ता है तो प्रोटॉन नंबर भी बढ़ेगा। प्रोटॉन्स क्या होते हैं? दे आर चार्ज्ड पार्टिकल्स। तो दो प्रोटॉन के बीच में कूलम रिपल्शन तो होगा ही। तो एक न्यूक्लियस में अगर ये सारे प्रोटॉन हैं तो जितने ज़्यादा प्रोटॉन होंगे उतना ज़्यादा रिपल्शन होगा एक दूसरे के बीच। जितना ज़्यादा रिपल्शन है जितना ज़्यादा रिपल्शन है उतना बॉन्ड, उतना स्ट्रांगली बॉन्ड, उतना कम स्ट्रांगली बॉन्ड होगा। बॉन्ड उतना कम स्ट्रांग होगा। कूलम रिपल्शन क्या करेगा? इन दोनों पार्टिकल्स को दूर दूर रखने की ट्राई करेगा। तो जो बॉन्ड स्ट्रांग बनना चाहिए उतना स्ट्रांग बॉन्ड नहीं बनेगा, विच मीन्स कि उसकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन B by A कम होगा। B by A against A plot is peaked around A is equal to 60। ये B by A against A जो है वो A is equal to 60, ये देखो A is equal to 60 के अराउंड ये पीक कर रहा है। सबसे हाईएस्ट वैल्यू उसकी A is equal to 60 पे है। Binding energy can be increased by either breaking heavy nucleus into parts, that is called fission, or fusing light nuclei together, that is called fusion। अब अगर मुझे B by A बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन को इंक्रीज करना है तो मैं क्या कर सकती हूँ? दो लाइटर न्यूक्लियाई लूँ और उन दोनों को फ्यूज़ कर दूँ एक साथ, ताकि मास नंबर बढ़ जाए और 60 के आसपास आ जाए, तो B by A बढ़ जाएगा। या फिर क्या कर सकती हूँ कि एक हैवी न्यूक्लियस लूँ जिसका मास नंबर ज़्यादा है और उसको तोड़ दूँ, जस्ट ब्रेक इट डाउन, ताकि उसका मास नंबर थोड़ा सा कम हो जाए और इस रेंज में आ जाए। तो फिर तो B by A बढ़ जाएगा। हेवी न्यूक्लियस को स्प्लिट अप करने के प्रोसेस को हम फिशन कहते हैं और दो लाइट न्यूक्लियाई को साथ में फ्यूज़ करने को फ्यूशन कहते हैं। The peak of this plot corresponds to Fe. This explains the large abundance of Fe in nature। अब ये जो पीक है ना प्लॉट का, ये
Fe आयरन को करस्पॉन्ड करता है, मतलब ये जो मास नंबर है दिस कॉरस्पॉन्ड्स टू Fe. This explains the large abundance of Fe in nature. इसीलिए Fe सबसे ज़्यादा है नेचर में। जितना ज़्यादा B/A हो, जितना ज़्यादा बाइंडिंग एनर्जी हो, उतना हमारा पार्टिकल ज़्यादा स्टेबल रहेगा। जितनी बाइंडिंग एनर्जी ज़्यादा हो उतना हमारा पार्टिकल ज़्यादा स्टेबल रहेगा, ये याद रखना। तो Fe जो है वो सबसे ज़्यादा पीक पे है, मतलब सबसे ज़्यादा B/A, सबसे ज़्यादा बाइंडिंग एनर्जी है। तो इसीलिए Fe सबसे ज़्यादा स्टेबल भी है नेचर में एंड अबंडेंट भी है। Number 6. The plot indicates that binding becomes strong for a grouping of 4 particles. The peaks at mass number 4, 8, 12, 16, 20 and 24 are clear evidence of this effect. अब देखो मास नंबर 4, 8, 16, 24, ये मास नंबर्स पे क्या हो रहा है पता है? अचानक से वो बढ़ के ऐसे काफ़ी ज़्यादा है। 8 पे ज़्यादा है, 4 पे ज़्यादा है, 8 पे ज़्यादा है, फिर 16 पे ज़्यादा है। तो ये जो सारे ग्रुप ऑफ 4 पार्टिकल्स हैं, 4, 8, 12, 16, उसके लिए बाइंडिंग बिकम स्ट्रॉन्ग। पीक देखो ऊपर जा रहा है इन सारे नंबर्स के लिए। और ये इफेक्ट क्यों हो रहा है? वाई इज दिस इफेक्ट देयर? दिस इफेक्ट इज ड्यू टू पेयरिंग फोर्स विच एग्जिस्ट बिटवीन पेयर्स ऑफ न्यूट्रॉन्स एंड पेयर्स ऑफ प्रोटॉन। पेयर मतलब दो, तो पेयर ऑफ प्रोटॉन, 2 प्रोटॉन प्लस 2 न्यूट्रॉन, मतलब कि 4। मास नंबर तो 4 हुआ ना। A प्लस जेड इज इक्वल टू, सॉरी N प्लस Z इज इक्वल टू A। तो ये 2 न्यूट्रॉन और 2 प्रोटॉन के मतलब के बीच जो पेयरिंग इफेक्ट होता है, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, सॉरी पेयर ऑफ प्रोटॉन और पेयर ऑफ न्यूट्रॉन के बीच जो पेयरिंग फोर्स है, उसके वजह से ये इफेक्ट हमें देखने को मिलता है। B/A against A plot shows discontinuities at neutron or proton values 2, 4, 8, 20, 50, 82 and 126। तो N या Z जब 2, 4, 8, 20, 50, 82, 126 ये सारे जब या तो N या तो Z होगा ना, तब बाइंडिंग एनर्जी इज फाउंड टू बी अनयूजुअली लार्ज। ज़्यादा बाइंडिंग एनर्जी मतलब ज़्यादा स्टेबिलिटी। This high stability is referred in high abundance of isotopes with this proton number. ज़्यादा बाइंडिंग एनर्जी मतलब ज़्यादा स्टेबिलिटी। ज़्यादा स्टेबिलिटी मतलब वो पर्टिकुलर जो एलिमेंट है वो ज़्यादा अबंडेंट होगा, ज़्यादा मात्रा में प्रेजेंट होगा। LQ1, SQ1, SQ2, SQ3 और SQ4 आप होमवर्क में ले लीजिए।